कश्मीर टेरर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर कश्मीर की आईएसआईएस और अलकायदा ब्रांच को सक्रिय करने के लिए युवाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था और इसके लिए पीएफआई ने कश्मीर टेरर प्लान तैयार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई काडर और कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं और इसके मुताबिक पीएफआई के कश्मीर टेरर प्लान के मुताबिक पिछले 2 साल में घाटी में आतंकियों ने जो नुकसान झेला है और आतंकियों के लिए काडरों की कमी हो रही है, उसकी भरपाई अब पीएफआई के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से होगी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं कैसे कि घाटी में आतंकवादी तिलमिला रहे हैं और फिर से एक बार खुद को सक्रिय करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 महीनों से दौरान पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके बाद यह प्रमुख जानकारी जांच एजेंसियों के सामने आई है। पहले कश्मीर में आतंकियों की जो भरपाई होती थी वो या तो युवा होते थे या सीमा पार करके आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है पीएफआई के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से संपर्क साधा जा रहा है और उनको प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर घाटी से जुड़ी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वित्त मंत्रालय के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुमित पर डेटा लीक करने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी सुमित ने पैसे लेकर कई देशों को सीक्रेट जानकारी उपलब्ध करवाई। आरोपी के फोन से कई अहम डेटा और जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली है। क्राइम ब्रांच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी सुमित वित्त मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम किया करता था। न्यूज़ 18 के हाथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उन 2 संदिग्ध आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है जिन्हें पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के नाम युवराज और निशान है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। पंजाब पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी युवराज अमृतसर का है और निशान तरनतारन जिले का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध विदेश में छिपे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के संपर्क में थे, जबकि अमृतपाल सिंह इंग्लैंड में छिपे आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मास्टरमाइंड परमजीत पन्ना के लिए काम करता है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि मोहाली से गिरफ्तार किए गए इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है और पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने पुलिस को ये बताया कि उनके निशाने पर पंजाब के कुछ हिंदू नेता थे। मतलब ये है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए ये दोनों टारगेट किलिंग के इरादे से मोहाली पहुंचे थे। और न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी बताती है कि इन दोनों आतंकियों के निशाने पर शिवसेना और बजरंग दल के कुछ नेता थे, जिनकी इन दोनों ने बकायदा रेकी भी की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली थी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंगस्टरों की मदद से पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से बब्बर खालसा का पंजाब में माहौल बिगाड़ने का प्लान फेल हो गया। दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है ताकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साजिशों का पता लगाया जा सके। और दिल्ली पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोप है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार से 205 किलो गांजे के 20 पैकेट बरामद किए। साथ ही कार चालक से पति और पत्नी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। आरोपी पति पत्नी ओडिशा से गांजा खरीद कर लाए थे और दिल्ली एनसीआर में ड्रग पेडलर्स को सप्लाई करने जा रहे थे। और उधर खबर है कि चीन की सरकार वहां मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना नहीं लिखने दे रही है। आरोप है कि इसके पीछे सरकार का मकसद कोरोना से हुई मौतों को छिपाना है। और खबर है कि इसीलिए चीन की सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत का कारण कोरोना ना लिखें, बल्कि अगर मरीज पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो डेथ सर्टिफिकेट में उस बीमारी को मौत का कारण बताया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए वहां पर मिले एक बम को नष्ट कर दिया, जिससे वहां एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बल ने आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने बम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के तुगलकाबाद
फैसलाबाद किला के आसपास बस चौकी बस्ती में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हजारों झुग्गियों को खाली करने का नोटिस चिपका दिया है, जिसका संज्ञान दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने लिया और एएसआई को झुग्गियों को ढहाने का कार्य रोकने को नोटिस दिया है। उधर ईरान पर आग बबूला ब्रिटेन को अब ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया और प्रिंस हैरी के बहाने ब्रिटेन को नसीहत दे डाली। हाल ही में जारी हुई अपनी आत्मकथा में प्रिंस हैरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 25 लड़ाकों को मारने की बात कबूली है और प्रिंस हैरी के इसी दावे को ईरान ने अपना हथियार बना लिया और ब्रिटेन पर टूट पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि प्रिंस हैरी का अफगानिस्तान की लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को मारना भी एक युद्ध अपराध है, लेकिन उस पर तो ब्रिटेन अपनी आंखें मूंदा बैठा है और उल्टा ईरान को ही मानवाधिकारों पर लेक्चर देने में लगा है। ब्रिटेन और ईरान के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान ने कुछ दिन पहले अपने पूर्व उप रक्षा मंत्री अलीरेजा अकबरी को फांसी दी। अलीरेजा अकबरी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता थी, लेकिन ईरान ने उन्हें ब्रिटेन का जासूस बताकर फांसी पर लटका दिया। इसी बात पर ब्रिटेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रिंस हैरी की किताब ने ईरान को बारूद असलहा थमा दिया। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर 1800 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में यूपी, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया कि कुछ जालसाजों ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाली वेबसाइट से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बना ली। इस नकली वेबसाइट के जरिए ही लोगों से ठगी करने का आरोप है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक खड़ी कार में भीषण आग लग गई और हादसा मैकेनिक के यहां कार में वेल्डिंग करते वक्त हुआ। कार में लगी आग का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। आग लगने के बाद पूरी कार काफी देर तक धू-धू कर जलती रही। आग लगने के बाद कार आग की लपटों में घिरी नजर आई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई। चंद मिनटों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। कार से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना मैकेनिक के यहाँ वेल्डिंग के दौरान बताई जा रही है। यहाँ कार में वेल्डिंग का काम हो रहा था, उसी वक्त लीक हो रहे सिलेंडर ने आग पकड़ ली और कार में आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने कंदहार में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले। इसके अलावा कई दूसरे मामलों के आरोपियों को भी सार्वजनिक तौर पर सजा दी गई, जिसके लिए तालिबान ने कंदहार में एक फुटबॉल स्टेडियम को चुना, जहां उन्होंने सभी आरोपियों के साथ साथ वहां के सैकड़ों लोगों को भी बुला लिया ताकि वो चोरी और दूसरे अपराधों के आरोपियों को सजा मिलते हुए देख सकें। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने सबसे पहले शरिया कानून के तहत 9 आरोपियों पर जमकर कोड़े बरसाए। इस दौरान कंदहार प्रांत के गवर्नर भी वहाँ मौजूद रहे। बाद में चोरी के आरोपियों को तालिबान ने क्रूर सजा देते हुए उनके हाथ काट दिए। इसके साथ ही तालिबान ने ये दलील दी कि इस तरह की सजा से लोग अपराध करने से डरेंगे। लेकिन तालिबान की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान से सार्वजनिक रूप से सजा न देने की अपील की और इसके साथ ही एक बार फिर दावा किया जाने लगा कि तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद ये भरोसा दिया था कि इस बार उनका बदला हुआ रूप दिखाई देगा। लेकिन तालिबान नहीं बदले और उनका वही रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। असल में 1990 के दशक के अंत में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजाएं दी जाती थी। और एक बार फिर तालिबान ने इसी तरह की बर्बर सजाएं देनी शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने सरेआम एक आदमी को फांसी पर लटका दिया था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। फरवरी में वो अपना इस्तीफा देंगी, यानी कि अगले महीने प्रधानमंत्री पद को वो छोड़ देंगी। इस बात की घोषणा उनके द्वारा की गई है। और ये बड़ी खबर आप न्यूजीलैंड की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अगले महीने फरवरी में वो अपना इस्तीफा सौंप देंगी और उसके बाद में एक बार फिर से कौन नया प्रधानमंत्री होगा, चुनावों की तरफ एक बार फिर से न्यूजीलैंड बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच जोशीमठ से जुड़ी आपको खबर बताते हैं, 2 होटल को तोड़ने का काम 7वें दिन भी जारी रहा है। यहाँ पर CBRI, NDRF और STRF की टीम की देखरेख में होटल के छतों को तोड़ने का काम जारी रहा। भूत हंसाव की जद में आए जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको तोड़ने का काम जारी है। होटल को तोड़ने के लिए भारी संख्या में लोगों को लगाया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को भी ध्वस्त किया गया। यहाँ से सामान निकाला जा रहा है। कई संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है।
सड़क से लेकर मोहल्लों के आम रास्तों और खेतों में मशीन लगाकर जमीन के भीतर की हलचल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जोशीमठ में भू धंसाव में थोड़ी कमी आई है। अभी तक शहर के 849 भवनों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें से 237 लोगों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। लगातार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर प्रभावितों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के काम में जुटी है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि दोनों पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के इशारे पर बड़े टास्क को अंजाम देने की फिराक में थे। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध नौशाद करीब 27 साल भारत की अलग अलग जेलों में बंद रहा और इस दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आतंकियों से होती रही, जिसके बाद वो इनके लिए काम करने में जुट गया। सोशल सेल की पूछताछ में संदिग्ध नौशाद ने पाकिस्तानी हैंडलर अशफाक और सुहेल से लगातार निर्देश मिलने की बात भी कबूली है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उसको नाकामयाब कर दिया गया। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल की, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब लगातार नौशाद से पूछताछ की है, उसके आरोप उसके साथी जगजीत उर्फ जग्गा से पूछताछ की है, तो बड़े खुलासे आ रहे हैं। क्योंकि नौशाद ने साफ कहा है कि जब वो कई जेलों में बंद था तो उसके संपर्क जो है पाकिस्तानी हैंडलरों से करवाए गए थे और वो लोग इस वक्त पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उसको लगातार निर्देश मिल रहे थे कि बड़े टास्क को अंजाम दिया जाए। और इसको लेकर एक दिन पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर चलाई थी कि पंजाब के कई बड़े लीडर्स जो है इनके निशाने पर थे और उनके लिए इनको काफी अमाउंट मिल रही थी और इसका खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि अभी और भी इससे कई पूछताछ होगी, लगातार इससे जो है पूछताछ जारी है और कई जगह छापेमारी भी की जा सकती है ताकि इसके कुछ और जो संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 26 जनवरी से पहले इस बड़ी साजिश को नाकामयाब करने का काम स्पेशल सेल की ओर से किया गया। इधर तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ और उसके कुछ साथियों पर एक छात्र की रैगिंग करने का आरोप लगा। आरोप है कि एक निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल के कमरे में बंडी साई भगीरथ ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस छात्र से मारपीट की, जिसके 2 वीडियो भी सामने आए। पहले वीडियो में राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा बंडी साई भागीरथ हॉस्पिटल के एक कमरे में अपने कुछ साथियों के साथ दिखा। वो वहां एक छात्र को दे दनादन पीटता नजर आया। ऐसे में वो छात्र वहां डरा सहमा बैठा रहा। जबकि एक दूसरे वीडियो में यूनिवर्सिटी के कैंपस में आरोपी बंडी साई भागीरथ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस छात्र से मारपीट करता नजर आया। इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने इसे भारत राष्ट्र समिति की गंदी राजनीति करार दिया। हरियाणा के सिरसा में हुए डबल मर्डर मामले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी गोलीबारी करते नजर आए। सीसीटीवी का जो वीडियो सामने आया है वो सिरसा के कालावाली का है। 16 जनवरी को 2 लोगों ने सरेआम गोलीबारी की। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आरोपी गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में भाग रहे एक आदमी पर एक आरोपी पिस्टल से फायरिंग करता नजर आया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। दूसरा आरोपी भी फायरिंग करता नजर आया। गाड़ी लगातार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती रहती है और दोनों आरोपी भाग जाते हैं। हत्याकांड की जिम्मेदारी गांव तख्तमल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हाशिम बाबा से अब लूट के एक मामले में पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस को मोहाली कोर्ट से हाशिम बाबा की 3 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद अब वो हाशिम बाबा से पूछताछ करेगी। हाशिम बाबा को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक मोहाली में गहने की दुकान में हुई लूट के मामले में पुलिस हाशिम बाबा से पूछताछ करेगी। राजस्थान की राजसमंद पुलिस ने एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर 5 दिन तक नाबालिग का रेप करने का आरोप है, जिन्हें पुलिस ने कई टीमें बनाकर गिरफ्तार कर लिया। बापर्दा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पीड़ित 4 जनवरी को उस वक्त लापता हो गई थी जब वो उदयपुर में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई। बाद में परिवार की शिकायत पर 10 जनवरी को वो उदयपुर में मिली थी। मध्य प्रदेश के रायसेन से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के वक्त कार में 2 बच्चे समेत 7 लोग सवार थे।
हादसे के वक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी। पहले काले रंग की कार सामने से आती नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराई और कई पलटे खाती हुई दूर जाकर गिरी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद वहां इतनी धूल उड़ी कि गाड़ी दिखना बंद हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग भागकर गाड़ी के पास पहुंचे और उसे सीधा किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। गाड़ी भोपाल से सागर जा रही थी। घटना रायसेन के पास की है। कार में 2 बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आईं। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। जापान ऐसी क्रूज मिसाइल बनाने जा रहा है जो एक साथ 3 काम करेगी। जापान की मीडिया ने यह दावा किया कि उसके ये मिसाइल जासूसी करेगी, दुश्मन के रडार को चकमा देगी और मौका देखकर हमला कर देगी। चीन की बढ़ती चालों की वजह से जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है और 3-in-1 क्रूज मिसाइल बनाने का फैसला उसी का हिस्सा है। वैसे जापान की मीडिया की माने तो वो इस प्रोजेक्ट पर 2018 से ही काम कर रहा है और 2026 तक उसे पूरा भी कर लेगा, जिसके बाद दुनिया जापान के इस कारनामे को देखेगी। जापान की मीडिया ने दावा किया कि ये नई मिसाइल 3 काम करेगी। पहला, दुश्मन की जासूसी, दूसरा उसके रेडार को जाम करना और तीसरा दुश्मन पर आक्रमण करना। यानी शांत रहने वाले जापान ने अशांति फैलाने वाले चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की, क्योंकि इस तरह के हथियार या मिसाइलें चीन बनाता है। चीन ने कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार बनाकर दुनिया को डराया भी है, क्योंकि यह हथियार दुश्मन की मिसाइलों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के इस्तेमाल से ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया और एक मिसाइल से चीन पर 3 बार करने का प्लान बना लिया। जापान अपनी सुरक्षा नीति बदल चुका है और इसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। खबर है कि अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए जापान में F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी, जो यूरोप से जापान भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के F-16 जर्मनी से जापान भेजे जा रहे हैं, जो जापान में F-15 की जगह लेंगे। उधर बरेली की पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री के अंदर से भयंकर धुएं के साथ आग की लपटें उठती दिखाई दी। बरेली के परसा खेड़ा गांव में मौजूद एक पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। कुछ देर में आग की लपटें धू-धू कर उठने लगी, जिसे देखकर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता दिखा। इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिससे आसपास की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भी बाहर आ गए। वहीं जिस पेंट फैक्ट्री में आग लगी वहां से भी आनन फानन मजदूरों को बाहर निकाला गया। तब तक आग एक बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है। उधर भारत से बातचीत की भीख मांगने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ही देश में गिर गए। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, क्योंकि भारत के संग हुई 3 जंग से वो सबक सीख चुका है और उनसे हुए नुकसान का अब तक खामियाजा भुगत रहा है। शहबाज यही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने भारत के आगे बातचीत प्रस्ताव भी रख दिया था। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. पाकिस्तान दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि उसकी सरकार के पास अपने नागरिकों को देने के लिए पेट भर अनाज तक नहीं है। वहाँ महंगाई बम ऐसा फूटा कि लोग आटे दाल के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर यूएई पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने भारत से बातचीत का जिक्र कर डाला, जिसका पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया और पाकिस्तान में शहबाज के विरोधी इमरान की पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीटीआई नेताओं ने शहबाज के भारत से बातचीत की भीख मांगने को पाकिस्तान की नीति के खिलाफ बताया, जिसके बाद शहबाज का इतना विरोध हुआ कि पाकिस्तान के पीएमओ को सफाई देनी पड़ी और बयान जारी किया गया कि शहबाज की बात का गलत मतलब निकाला गया। अब शहबाज शरीफ का कार्यालय लाख सफाई दे, लेकिन शहबाज शरीफ की हालत सबको पता है, क्योंकि वो खुद जता चुके हैं कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने में शर्म आती है। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ के कई रक्षा विशेषज्ञों ने उन्हें भारत से करीबी बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का सबूत दिया और रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने शहबाज शरीफ को भारत के प्रधानमंत्री से सीखने की सलाह दी। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ के सुर इसलिए बदले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सुर बदला, विपक्ष ने उन पर हमला बोला और शहबाज शरीफ की नीतियों पर उंगली उठा दी। यानी पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन उसके नेताओं को अकल नहीं आई।
या यूं कहें कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वाराणसी में एक लग्जरी गाड़ी मालिक को नंबर प्लेट न लगाने की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। वाराणसी में एक लग्जरी कार पर नंबर प्लेट की जगह पर ठाकुर लिखकर चल रहे कार मालिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ब्लैक रंग की इस लग्जरी कार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार पर नंबर प्लेट की जगह ठाकुर लिखा हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेकर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी गाड़ी को सीज किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कार में सिर्फ पीछे की नंबर प्लेट ही नहीं बल्कि आगे की तरफ की नंबर प्लेट भी नहीं थी। इसके अलावा गाड़ियों के शीशों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म भी लगाई हुई थी। साथ ही कार पर पुलिस भी लिखा दिखा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक का 28,500 रुपए का भारी भरकम चालान काटा और गाड़ी को भी सीज कर दिया। इधर राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। गहलोत सरकार पहले ही राज्य में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है, लेकिन बिजली विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने यह आदेश सिर्फ विभागीय कर्मचारियों के लिए ही लागू किया है, जबकि निगम कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। केवल बिजली निगम के नहीं है, दूसरे कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, वो भी इसी तरीके से सड़क पर आ सकते हैं। तो बताया गया कि कई सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं। इस बीच खबर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पुर्जों की सप्लाई करने वाली कई कंपनियों को भारत में काम करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। पहले ही एप्पल के फोन भारत में बनने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अगर पुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी चीन छोड़कर भारत में आ गई तो भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो सकेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक पुलिस थाने में अजब ही नजारा देखने को मिला। एक प्रेमी युगल की थाने में शादी करवा दी गई है। तस्वीरों में दिख रहा ये दोनों प्रेमी युगल कुलदीप और रत्ना है, जिनकी थाने के अंदर पुलिस अधिकारियों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई और इस शादी में इनके परिवार के लोगों को भी शामिल किया। परिवार की मौजूदगी में कुलदीप और रत्ना ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर कुलदीप ने रत्ना की मांग भरकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। शादी के बाद दोनों के चेहरों की मुस्कान ही इनकी खुशी की पूरी कहानी बयां कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले कुलदीप और रत्ना का पिछले काफी वक्त से प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के परिवारों की नाराजगी आड़े आ रही थी, जिसकी वजह से कुलदीप और रत्ना पिछले दिनों घर से भाग निकले। परिजनों की शिकायत पर दोनों पकड़े गए और पुलिस इन्हें थाने ले आई। लेकिन जब पुलिस ने इनके प्रमाण पत्र जांचे और दोनों से बात की तो उसके बाद दोनों के परिवारों को थाने बुलाकर समझौता करवाया और थाने में ही दोनों की शादी करवा दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का माहौल और ज्यादा बिगड़ना तय हो गया है। खबर है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के खिलाफ वही चाल चलने की तैयारी में है जो वो दशकों से भारत के खिलाफ चल रहा है। बड़ी बात यह कि इसकी खबर तालिबान को भी लग गई और पता चल गया कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। खबर है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा के पास कुछ आतंकी कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान ही इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगा है। ये आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के बताए जा रहे हैं। यही वो संगठन है जो पिछले करीब 1.5 साल से तालिबान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अफगानिस्तान में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ISKP ले चुका है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की तालिबान से विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आने के बाद ये लड़ाई बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में ISKP के आतंकियों की फैक्ट्री का खुलना वैसा ही है जैसा POK में लश्कर और जैश के आतंकियों का कैंप लगना। जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल करने की कोशिश में दशकों से लगा हुआ है, अब वही चाल वो तालिबान के खिलाफ चलने वाला है। इसलिए तालिबान ने साफ कहा है कि उससे पाकिस्तान से खतरा है, जबकि ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान की सत्ता में आए थे। लेकिन अब तालिबान को उसी पाकिस्तान से खतरा महसूस होने लगा। ऐसा तब हुआ जब तालिबान लगातार पाकिस्तान में बैठे तालिबानी आतंकियों की मदद कर रहे थे। मतलब ये कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मदद मिल रही थी, जैसे पाकिस्तान के दुश्मन आतंकी संगठन की मदद अफगानिस्तान कर रहा था। अब कुछ वैसा ही अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान करने वाला है। पाकिस्तान में ISKP के ट्रेनिंग कैंप लगने का जिक्र तालिबान की एक खुफिया रिपोर्ट में होने का जिक्र है। यानी पहले से आतंक की आग में जल रहा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उसे अपनी हर परेशानी का इलाज आतंकियों की झोली में ही मिलता है। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सड़क हादसे का एक काफी हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार ने लोगों को रौंद डाला। वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल के बाद जेब्रा क्रॉसिंग कर पैदल चलने वालों की भीड़ एक तरफ से दूसरी तरफ आती जाती नजर आई।
इस दौरान वहां बीच सड़क पर एक कार सवार पहले तो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर अचानक उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे लोगों को रोकते हुए तेजी से निकल गया। सामने आए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि कार की टक्कर से एक आदमी सड़क पर गिर पड़ा और आसपास चल रहे लोग भी दहशत में आ गए, लेकिन कार सवार ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और तेजी के साथ वहां से निकल गया। ऐसा तब हुआ जब सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक का सिग्नल हो गया था। बीच खबर है कि सऊदी अरब की कोशिश ईरान के साथ झगड़ा खत्म करने की है। इसके लिए ईरान के साथ बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। ये दावा खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने दिया है और ये दावा किया कि सारे अरब देशों में शांति बनाए रखना सऊदी अरब की पहली प्राथमिकता है। पिछले करीब 3 महीनों से सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग के आसार बने हुए थे। यहाँ तक कि सऊदी अरब को लग रहा था कि ईरान एक बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इराक और सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका तक ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए थे, लेकिन अब कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच तलवारें झुकी हुई महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बयान ने साफ कर दी। सऊदी अरब की कोशिश है कि ईरान के साथ वार्ता शुरू हो ताकि जंग लड़ने की जरूरत ना पड़े। सऊदी अरब का दावा है कि सारे अरब देशों को इस वक्त विकास के रास्ते पर बढ़ने और आर्थिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, जबकि जंग से उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। इधर बिहार के वैशाली जिले का एक ग्रामीण बैंक 2 महिला सिपाहियों के साहस की वजह से लूटने से बच गया। लूट के इरादे से बैंक में घुसे हथियारबंद लुटेरों का महिला सिपाहियों ने डटकर सामना किया है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें गेट पर एक लड़का खड़ा दिखा, जिसने अचानक से अपने पास से पिस्टल निकाल ली और सुरक्षा में तैनात महिला सिपाहियों पर तान दी। इससे पहले कि वो फायर कर पाता, दोनों महिला सिपाहियों ने अपनी राइफल लेकर लुटेरे की तरफ लपकी, लेकिन तभी गेट के अंदर लुटेरे का दूसरा साथी भी आ गया और दोनों महिला सिपाही एक एक लुटेरे से मोर्चा लेती दिखी। इस दौरान बैंक के अंदर पहले से लुटेरों का एक और साथी मौजूद था, वो भी महिला सिपाहियों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों महिला सिपाहियों ने हिम्मत नहीं हारी, जिसकी वजह से सभी लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। क्या काम है तो कहा मैंने पासबुक दिखाइए तो पिस्टल टांग दिया। दोनों महिला सिपाहियों के साहस से बैंक लूट बच गई और लोग दोनों की खूब तारीफ कर रहे हैं। एसपी ने दोनों सिपाहियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही। अब पुलिस सीसीटीवी और बैंक में छोड़ी गई लुटेरों की मोटरसाइकिल के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर सिग्नल में आई खराबी के बाद ट्रेन सेवा पर असर पड़ा और हालांकि बाकी रूट पर सेवाएं जारी रही।